दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रस्तुत जीएस पॉइंटर के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 2। प्रथम भाग में आपने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से लेकर 1857 की क्रांति तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर लिया है। आज की वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही इसका एक उद्देश्य यह भी है कि यदि आप कहीं यात्रा में हैं या किसी ऐसे काम में व्यस्त हैं जहां पर बुक से पढ़ाई नहीं हो सकती, तो इसे आप हेडफोन या ईयरफोन के माध्यम से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ से हम चैप्टर शुरू करेंगे अन्य जन विद्रोह या अन्य जन आंदोलन। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से कौन सा हुआ था? तो महत्वपूर्ण है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद नील उपद्रव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। दोस्तों वंदे मातरम किसकी रचना है? वंदे मातरम गीत है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत भी है वंदे मातरम। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, तो ये सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है और ये सन्यासी विद्रोह के कथा वस्तु पर आधारित है। एक प्रश्न देखिए, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये कास्त सहित भूमि की वापसी की मांग मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था और ये क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों पटना था। याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला जो बहावी आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र पटना था। कूका आंदोलन को शुरू करने का श्रेय गुरु राम सिंह को है, यानी कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह, तो दोस्तों पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः गारो जनजाति का एक विद्रोह था। गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय की जनजातियां हैं उसमें पागलपंथी विद्रोह मुख्य रूप से गारो जनजाति का विद्रोह था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण है, पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। दोस्तों पागलपंथ करम शाह। अगला प्रश्न है, फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ को माना जाता है। फराजी विद्रोह दादू मियाँ थे इसके नेता। और फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ को माना जाता है और फराजी कौन थे? ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, बेलू थम्पी महत्वपूर्ण है दोस्तों, साउथ इंडियन नाम लग रहा है आपको, बेलू थम्पी। तो बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किया था? केरल में। केरल में बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? रामोसी विद्रोह किसानों का विद्रोह था दोस्तों महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वो कौन सा क्षेत्र था? तो रामोसी विद्रोह का क्षेत्र दोस्तों पश्चिमी घाट था। एक और देखिए दोस्तों, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? नितिन गडकरी, तो उसी से संबंधित है दोस्तों गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर महाराष्ट्र था।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो ये खोंड या खोंद जनजाति थी। खोंड जिसे कहते हैं, खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा का प्रचलन था, लेकिन मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति खोंड जनजाति थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल विद्रोह जो 1831 से 32 के बीच चला था, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? लोकल है, स्थानीय विद्रोह है। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप जानते हैं, सिद्धू कान्हू का नाम आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक नाम और जुड़ा है, भैरव चांद। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। भैरव चांद भी संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसका नाम क्या था? मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो वो है भील विद्रोह। भील जनजाति जो है वो महाराष्ट्र में निवास करती है और भील विद्रोह ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? महत्वपूर्ण है, लसोड़िया आंदोलन याद रखिएगा। लसोड़िया आंदोलन का प्रारंभ गोविंद गिरी ने किया था। उलगुलन विद्रोह कहाँ से जुड़ा था? तो उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता था और उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न बिरसा मुंडा से ही है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो बिरसा मुंडा को आदिवासियों द्वारा जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो वो था दोस्तों रांची, झारखंड। रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था और ठक्कर बापा को आदिवासियों या जनजातियों का मसीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया था? तो जनजाति विद्रोह के लिए जो कारण थे वो था कि जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण रूप से विदारण किया गया था, यानी उनकी जो प्राचीन भूमि व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था या उसको छेड़छाड़ कर दी गई थी। इसीलिए 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह सबसे अधिक उत्तरदायी थे। हौज विद्रोह दोस्तों, हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। और एक क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही विद्रोहों का नेता सुरेंद्र साई थे। सुरेंद्र साई महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही विद्रोहों का नेता सुरेंद्र साई थे। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और उसके बाद दक्कन के दंगे। ये इन चारों विद्रोहों का प्रमुख रूप से कालानुक्रम है। सुमेलन करना है दोस्तों, तो सुमेलन करने के लिए आपको विद्रोह और उनके स्थान से संबंधित करना है। सही सुमेलन देखिए ऐसे है, मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह पश्चिमी बंगाल। याद रखिएगा, मोपला केरल, पावना पश्चिमी बंगाल। एका आंदोलन जो था वो अवध में और बिरसा मुंडा
बिहार में। बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था वो रांची के आसपास था, लेकिन वो तत्कालीन बिहार का भाग था, इसलिए बिरसा मुंडा बिहार, एका अवध, पावना पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अभी अभी आपने देखा मोपला विद्रोह केरल में, मोपला केरल, वर्ष 1921। अब आइए देखते हैं कुछ घटनाएं हैं और उनकी तिथियों से सुमेलित करना है। तो सही सुमेलन ऐसे है दोस्तों, सही सुमेलन आप ऐसे देख सकते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट पहले 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में। अब आइए देखते हैं प्रमुख विद्रोह और उनसे संबंधित स्थल कौन कौन से थे। तो सही सुमेलन इस प्रकार से है। कूका विद्रोह पंजाब में, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल, कूकी विद्रोह त्रिपुरा, कूका विद्रोह पंजाब, और आपसे ये पूछता है कूकी विद्रोह तो ये त्रिपुरा में। अहोम विद्रोह जो था उसके नेता गोमधर कुंवर थे और ताना भगत आंदोलन जो था उसके नेता जतरा भगत थे। तो ये महत्वपूर्ण सुमेलन था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति या विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ताना भगत आंदोलन जतऊ राव ने प्रारंभ किया था किस वर्ष में? ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतराऊ राव ने 1914 में किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, जल्दी पूछा नहीं है और ये आगे परीक्षाओं में पूछ सकता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नांग थे। अब आइए देखते हैं अगला चैप्टर, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में। अंग्रेजों ने भारत में पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन पहले देखिए, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राममोहन राय तथा विवेकानंद में से वह कौन था जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला या अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप सभी जानते हैं, छोटे प्रशासनिक पदों पर या क्लर्कियल पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता के लिए ही स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो था चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इस पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे।
अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड आदेश पत्र या चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसके संपादक जुगुल किशोर को माना जाता है। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमेटी की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? पुरानी संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906। सैडलर कमीशन शिक्षा से संबंधित था। सैडलर कमीशन या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। तो ट्रिक है सैडलर कमीशन 1917, सैडलर 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले का नाम जिस रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। वो भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में था ताकि उनके लिए विशेष क्लर्क ग्रेड के लोग अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों से उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो ये था शिक्षा क्षेत्र से। औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध शिक्षा क्षेत्र से था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? महत्वपूर्ण है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से या मेमोरेंडम से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब से प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक या लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो थे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1857। याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और 1857 वर्ष 1857 में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये थे D.K. कर्वे। D.K. कर्वे, धुंधुपंत केशव कर्वे, इनके प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय या वीमेन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास हिंदू कॉलेज, कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज है कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो दोस्तों आप जानते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राममोहन राय का विशेष हाथ रहा था। उन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से किसने वकालत की थी? 4 ऑप्शन हैं आपके, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। इम्पॉर्टेंट है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हैं, और इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ये देखिए दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले घोषित किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और इसे सर्वप्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। अगला चैप्टर शुरू होता है दोस्तों, भारत में प्रेस का विकास। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। बेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप वेलेजली ने लागू किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, जिसे कि 1878 में लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, लेकिन 1878 में इसकी समाप्ति लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1878 में समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक ये पत्रकार होते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान या स्वतंत्र हिंदुस्तान अखबार का शुरुआत तारक नाथ दास ने किया था। तारक नाथ दास, इन्होंने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। फारसी साप्ताहिक मिराटुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? मिराटुल अखबार दोस्तों फारसी भाषा में प्रकाशित होता था और राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से इंडियन मिरर का प्रकाशन होता था। एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक पत्र है गदर पत्र। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था और गदर पार्टी का ये पत्र था गदर, जो एक साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक प्रेस के विकास से अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण है अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो था केसरी। केसरी दोस्तों मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और उनके द्वारा एक समाचार पत्र मराठा प्रकाशित किया गया था जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो केसरी मराठी भाषा में और मराठा समाचार पत्र वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं, वो उसमें कौन कौन सी थीं? तो ये थी बंगवासी, काल और केसरी। बंगवासी, काल और केसरी ये क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं थीं जो कांग्रेस की आलोचना करती थीं। अगला प्रश्न, वह समाचार पत्र जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो इसमें जो मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करने वाले जो समाचार पत्र थे उसमें संध्या, युगांतर और काल। संध्या, युगांतर और काल ये सब क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करने वाले प्रमुख पत्र थे। सोम प्रकाश
नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों ऑप्शन है आपके न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन सा समाचार पत्र था? तो लीडर समाचार पत्र ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र दोस्तों उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को किसने संबद्ध किया था? तो अरविंद घोष जिन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है भारत में, ये अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर और डॉन में जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से प्रकाशित अखबार इंडियन नेशन था। एक प्रश्न है दोस्तों, संदेश वाहिनी पत्र के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी पत्र के संपादक थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट पत्र दोस्तों मोतीलाल नेहरू, इसका संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला देखते हैं, सही सुमेलन करना है दोस्तों, आपको सुमेलन करना है। भारत मित्र ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। राष्ट्रमत मराठी भाषा, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली भाषा का, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। द लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित होता था। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन, पायनियर पत्र का प्रकाशन जॉर्ज एलन द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, वह पत्र कौन था? तो वो प्रताप पत्र था। प्रताप पत्र इसके माध्यम से विजय सिंह ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। हरिजन पत्र के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी दोस्तों हरिजन पत्र के प्रारंभकर्ता थे। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये था पूना या वर्तमान पुणे से गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम प्रकाशन हुआ था। अगला देखते हैं, मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। दोस्तों अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, तो वो है अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा किस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम समाचार पत्र 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में प्रारंभ किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक, जो सुमेलन है उसमें आइए देखते हैं। हिंदू जो द हिंदू है, जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक थे। सुधारक पत्र गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी। बंगाली SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली के संपादक थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय।
सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, महत्वपूर्ण है, सच्चिदानंद सिन्हा सर्चलाइट। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर। इसके अलावा एक सुमेलन से संबंधित एक प्रश्न और है, देखिए। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पत्र के संपादक थे। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक केसरी। तो अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया और लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित था केसरी। अगला प्रश्न है, कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किसने किया था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौमी आवाज़। तो कौमी आवाज़ पत्र का जो प्रारंभ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद या किसी मुस्लिम अगर जो क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी का नाम आता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। आइए एक प्रश्न और है सुमेलन से संबंधित। नवजीवन पत्र गांधी जी द्वारा संपादित हुआ था। स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभात एन.सी. केलकर और कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। सुमेलन से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इसके अलावा मूक नायक भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगोप्तार यानी सत्यवादी, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रगोप्तार था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ये भी सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो प्रमुख समाचार पत्र कौन से थे? तो ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। याद रखिएगा, एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित या निकाले जाने वाले दो पत्र थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बिपिन चंद्र पाल द्वारा प्रकाशित था न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम से जुड़े थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये संध्या पत्र जो कि एक क्रांतिकारी विचारधारा का पत्र था। और मोहम्मद अली कामरेड पत्र मोहम्मद अली से संबंधित है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम जो प्रमुख समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे। यस ए डांगे दोस्तों द सोशलिस्ट पत्र से यस ए डांगे संबंधित हैं। मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब और एम सिंगर वेलू लेबर किसान गजेट। तो ये समाचार पत्रों से संबंधित प्रमुख प्रश्न हो गए। अब आइए देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रश्न। तो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को सबसे अधिक आकर्षित किया था वो कौन सा वर्ग था? तो ये था दोस्तों बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। कौन सा वर्ग था? बुद्धिजीवी वर्ग था, नगरीय वर्ग था, उदार उच्च जातियां थीं और उदार रजवाड़े। ये 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के इस वर्ग को ही सबसे अधिक प्रभावित किया था। अगला देखते हैं कथन है और कारण है। कथन है दोस्तों आपका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो इसमें कथन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। इसमें कथन था कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण ये था कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कुछ ऐसे अन्य विचार थे जो आधुनिकता का आधार माने जाते थे। अगला प्रश्न है कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो वो वर्ग था दोस्तों शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अगला प्रश्न भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक,
भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। भारतीय जागृति का जनक, भारतीय नवजागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राममोहन राय को माना जाता है। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न है, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा राजा राममोहन राय से संबंधित एक प्रश्न और है, राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पे है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है राजा राममोहन राय की समाधि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसन्स तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से जो केशव चंद्र सेन हैं उनका संबंध है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। एक प्रश्न देखिए, बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राममोहन राय ने नहीं किया था? ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा और मूर्ति पूजा। तो इसमें से पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राममोहन राय ने नहीं किया था। शेष बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा के वह विरोधी थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन कौन से हैं? तो ब्रह्म समाज के बारे में जो सही कथन है वो इस प्रकार हैं, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, नव हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म के प्रवर्तक या प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी। दोस्तों 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नाम से पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जिसका स्थापना वर्ष 1897 था। शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों शारदा मणि विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती महत्वपूर्ण है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? समाज सुधार आंदोलन के लिए किस संस्था की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज का जो प्रमुख श्रेय है दोस्तों, आर्य समाज ये वेदों की ओर लौटो और वेदों के पुनरुत्थान पर बल देता है। बैक टू द वेदाज या वेदों की ओर चलो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। और दयानंद सरस्वती को दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने हिंदी में की थी अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है, जो आर्य समाज की बाइबिल मानी जाती है। और इसका लेखन इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में किया था। दोस्तों शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन का जो प्रवर्तन या समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया था। आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यानी स्वशासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था
और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा माना था। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तुलसीदास आप जानते हैं, उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और उसके बाद स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से की गई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के प्रमुख संचालक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? विश्व नारायण अग्निहोत्री, जिन्हें देव समाज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी है। और पिछड़े वर्गों का उत्थान किस आंदोलन का या किस समाज का मुख्य कार्यक्रम था? तो ये था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले द्वारा संचालित सत्यशोधक समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो एक महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को संगठित करना था और पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था। अगला प्रश्न है, वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो राधाकांत देव थे। राधाकांत देव वह बंगाली नेता थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और परंपरावादिता का समर्थन किया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक माने जाते हैं। एक प्रश्न है महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ था? 1891 ईस्वी में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, 1891। अगला प्रश्न है, उनका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? तो ये हैं महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के लिए उत्तरदायी कार्यक्रम ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इस उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखिए, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1856 में कानून कौन कौन से पारित हुए थे?
तो धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। 1856 में जो कानून पारित हुए थे उनमें जो सबसे प्रमुख था वो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और दूसरा था धार्मिक असुविधा कानून। अगला प्रश्न था पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे धुंधुपंत केशव कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों के संबंध में डी.के. कर्वे का नाम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए। अगला प्रश्न सही कथन बताना है आपको, तो जो हम बता रहे हैं दोस्तों वो सही कथन ही है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। 1856 ईस्वी में सरकार के कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं, यानी 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया। 1856 में सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी किसे बना दिया था, तो गुलामी या दास्ता को 1843 के एक्ट 5 द्वारा गैर कानूनी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी, तो ये न्यूनतम उम्र थी 14 वर्ष, जिसको कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने 14 वर्ष लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है कथन है किस विचारक के या किस प्रमुख महापुरुष के संबंध में ये कथन है, आप याद रखिएगा, कथन सुनिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से कौन संबंधित है, तो बी.एम. मालाबारी का संबंध इन तथ्यों से है। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष, यानी लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की 18 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम के संबंध में। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। अगला प्रश्न थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम H.P. ब्लॉडवेट्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य रूप से किस कारण थी, तो एनी बेसेंट के कारण भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता थी। सुमेलन करना है कुछ संगठनों से, सामाजिक धार्मिक संगठनों से और उससे संबंधित व्यक्तियों से, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानडे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से संबंधित थे। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग ये तुलसी राम से संबंधित है। अब आइए देखते हैं प्रमुख जो हमारे संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं और उनके जो स्थान हैं उससे रिलेट करना है आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। मानव धर्म सभा सूरत में स्थापित किया गया था।
आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी और नदवा उल उलमा ये लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। अब आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सुमेलित करना है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले से संबंधित है। इसके अलावा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। अगला प्रश्न है MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इसी सोसाइटी के या भारत सेवक समाज के प्रमुख सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और बहुजन समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराष्ट्र में था बहुजन समाज। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। अगला प्रश्न है नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे कहाँ हुए थे? तिरुनेवेली में नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के लिए भयंकर दंगे वर्ष 1899 में हुए थे। अगला प्रश्न है एक कथन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन किसका है? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और ऐसा ही कथन दोस्तों स्वामी विवेकानंद का भी है, तो याद रखिएगा। और ये देखिए सूची से सुमेलन करना है आपको। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। और दयानंद सरस्वती का कहना था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से होती है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। अगला प्रश्न, समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कई ऑप्शन हैं आपके पास, आपको बताना है कि कौन कौन से विचारक संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, ये तीनों ही विचारक संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। देखिए सही कथन बताना है आपको। तो सही कथन जो 3 कथन हैं वो सही कथनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, आप जानते हैं। आर्य समाज ने शिक्षा में विकास के लिए योगदान दिया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये 3 सही कथन हैं। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, आर्य समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ किससे हुआ था, कब से हुआ? तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है संगठनों के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक संगठनों से संबंधित है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ये तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में जो समानता थी वो इसे एक वाक्य में इस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही कथन आपको बताना है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये 3 कथन हैं। अड्डयार मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? दारुल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
अगला प्रश्न है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो 1924 में बंगाल में जो तारकेश्वर आंदोलन था वो मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। अगला चैप्टर देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। पहला है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। अगला प्रश्न, द डेक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा और द पूना सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, वो कौन सी सभा थी? तो वो था द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व प्रमुख भारतीय संस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संगठन स्थापित किया था जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था, तो ये था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही एक संस्था देखिए, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था और इसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इन्होंने सबसे पहले राजनीतिक स्तर पर सुधार के लिए ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ जो संस्थाएं हैं उनका क्रम बताना है। बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा। अगला प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न और है देखिए, 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापकों में से फिरोज शाह मेहता प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुमेलन से संबंधित है, तो सही सुमेलन आपको मिलाना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन दोस्तों ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कुछ संस्थाएं हैं, उनका सही कालक्रम मैं आपको निर्धारित कर दे रहा हूँ। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बाद में इंडियन लीग। आइए कुछ और प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। सही सुमेलन करना है दोस्तों संगठन और उनके संस्थापकों का। तो संगठन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारी सोसाइटी, ये द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स द्वारा। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। वो राजनीतिक जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। इंडिया लीग, इंडिया लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। उत्तर भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी।
और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख संगठन और उनके स्थापना वर्ष, इससे मिलान करना है आपको। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापित किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में। इसके अलावा सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग और सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो कुछ भारत में जो संस्थाएं बनी थी उनके बारे में। अब आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश एक पूर्व सिविल सेवा अधिकारी थे, A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक यानी सिविल सर्वेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी या महासचिव A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एक महत्वपूर्ण कथन है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसने बताकर मजाक उड़ाया था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में बम्बई में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? तो कांग्रेस के लिए जो समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी, उसके सभापति विलियम डिग्बी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह भारतीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा चुके थे। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, इसमें लाला लाजपत राय हैं। लाल बाल पाल जो त्रिगुट था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसमें केवल लाला लाजपत राय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही हैं? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार
एक महिला को अध्यक्ष चुना था, वह था कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं, जबकि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में जो प्रमुख कथन हैं उनमें सही कथन कौन कौन से हैं देखते हैं। सही कथन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट संपन्न किया था। तो ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, तो ये बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न सही कथनों से संबंधित है। तो CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहूं और कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में मदद करूं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था और ये उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग के लिए किसे चुना गया था? तो NC केलकर और IB सेन को महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनका सहयोगी चुना गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल क्या था? तो कांग्रेस के अधिवेशन स्थल में लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई में 1915 में भाग लिया था। लॉर्ड विलिंगटन इन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था, ये भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने 1915 में बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, तो ये था दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो ये था नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। गया बिहार में है और यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन 1922 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का जो सही क्रम है मिलाना है, 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो सही क्रम है महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, तो वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। याद रखिएगा, ये बेलगांव अधिवेशन 1924 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है सुमेलन करना है दोस्तों, सुमेलित से संबंधित है, तो ये है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। सरोजनी नायडू ने कानपुर 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 में इसके अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो ये लखनऊ अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद या सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और ये वर्ष 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन करना है, तो ये देखिए सही सुमेलन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी, ये मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन के, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन के, सरोजनी नायडू कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। महत्वपूर्ण है एक प्रश्न देखिए, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 से 1946 तक, और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सबसे पहले जन गण मन गाया गया था। कांग्रेस से संबंधित जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये था अमृतसर अधिवेशन 1919, जबकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के गरम और नरम दल से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की पद्धति कौन सी थी, तो राजा बांग्य मध्य आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति राजा बाम मध्य आंदोलन थी। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था और गरम दल नरम दल का उद्भव हुआ था, तो वो स्वदेशी आंदोलन था। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे और 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से उग्रपंथी कौन नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी या नरम दल के नेता थे, ये उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी, वो किसके नेतृत्व में, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अब आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभाव में कब आया था। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों या क्रांतिकारी या क्रांतिपंथियों के नेतृत्व में आया था। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले एवं S.N. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से कौन संबंधित था, तो अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले और S.N. बनर्जी नरम दल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.G. रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली के तौर पर किसे नहीं जाना जाता है, तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे, नरम दल के नहीं। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। अब आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, फिरोज शाह मेहता
दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से कौन नहीं जुड़ा था? तो उग्रवादी या उग्रपंथी विचारधारा के कांग्रेस के समर्थक थे लाला लाजपत राय और ये उदारवादियों से नहीं जुड़े थे। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजिनी। मैजिनी एक क्रांतिकारी दार्शनिक है, इसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। और एक प्रश्न है भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने कहा था बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अगला प्रश्न है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को क्या निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों द्वारा एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर नहीं आकर्षित हुए, इसका कारण ये था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, उग्रवादियों द्वारा हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। एक कथन है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो कथन ए गलत है और आर सही है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। एक प्रश्न देखते हैं महाराष्ट्र में गणपति पर्व का प्रारंभ किसने किया था? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था, राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास और प्रचार प्रसार के लिए। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो वो थे शौकत अली। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। ये वीडियो आपके रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है ताकि आपको आगामी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको आप आसानी से रिवाइज कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे अन्य वीडियो या इस पार्ट के अन्य वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।